मैं मनोज कुमार 344 गोपालपुर विधानसभा के प्रत्याशी है और जितेंद्र 350 दीदारगंज के प्रत्याशी है और अभिमन्यु 345 सगड़ी विधानसभा के प्रत्याशी है। रामधारी प्रजापति जी है राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के, और राधेश्याम गुप्ता जी है और ये अतरोलिया से है और दूसरे मुबारकपुर से है। इन सभी लोगों का इस चुनाव में आप लोगों को ध्यान देना है और उनके प्रचार के लिए आज की सभा का आयोजन किया गया है और इस प्रचार के लिए हम लोग आए हुए हैं और इस प्रचार के मौके पर कुछ बातें हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं। साथियों, हमारे जो वकील साहब हैं वो आप लोगों कह रहे थे कि 4 बजे तक का समय है। सुप्रीम कोर्ट ने रात में 10 बजे तक कार्यक्रम करने की अनुमति दी हुई है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों नहीं मानती। हैरान करने वाली बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट 10 बजे तक कार्यक्रम करने की अनुमति देती है तो चुनाव आयोग को क्या ऐतराज है कि वो 10 बजे तक अनुमति ना दे। देना चाहिए। मुझे याद है कि रात के 2 बजे तक नाचने गाने के लिए, डांडिया खेलने के लिए मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और अडवाणी जी विरोधी पार्टी के नेता थे। तो सुप्रीम कोर्ट में दोनों चले गए। दोनों किस बात के लिए चले गए कि सुप्रीम कोर्ट में 10 बजे तक की अनुमति है, मगर हम चाहते हैं कि रात में 12, 1, 2 बजे तक लोगों को नाच गाना करने के लिए, डांडिया खेलने के लिए अनुमति होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी। ये भी मैं थोड़ा रिकॉर्ड में आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो हम तो नाच गाने के लिए नहीं कह रहे, हम तो लोकतंत्र का जो उत्सव है, चुनाव तो लोकतंत्र का ना उत्सव है, इस उत्सव को मना रहे हैं जो भारत के अंदर नहीं दुनिया के अंदर सबसे बड़ा उत्सव है। तो उसके लिए अनुमति देने के लिए जो अधिकारी है वो कोताही करते हैं और हमारे जो लोग हैं आजमगढ़ के वो भी मांगने के लिए भी कोताही करते हैं। वो देने के लिए कोताही करते हैं, ये मांगने के लिए कोताही करते हैं। और वकील साहब खुद वकालत करते हैं और वो संविधान और कानून को जानते हैं। मैं तो वकील नहीं हूं, मगर संविधान को मैं वकील साहब से कम नहीं जानता हूं। कम नहीं जानता हूं। सुप्रीम कोर्ट में केस कई बार जीत चुका हूं, तो इसलिए संविधान को मैं कम नहीं जानता हूं। तो इसलिए मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है, ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा हमने उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने के लिए बनाया।
तो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये एक गठबंधन है। जैसे सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष है और उसने 21 पार्टियों को मिलाकर यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का गठबंधन बनाया और वो उसकी चेयरपर्सन है। और दूसरी तरफ अटल बिहारी और आडवाणी जी ने एनडीए गठबंधन बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये भी गठबंधन है। और आज दिल्ली में नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन के प्रधानमंत्री है। हम लोगों ने भी उसी तरह राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का गठन किया है और ये भी राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है। मगर अभी उत्तर प्रदेश कोई राष्ट्र तो है नहीं, ये तो राज्य है। तो फिर ये राज्य का चुनाव लड़ने के लिए हमने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्यों बनाया? क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, सेमीफाइनल यूपी में हो रहा है। सेमीफाइनल में योगी को हटाना है और फाइनल में मोदी को हटाना है। इसके लिए ये राष्ट्रीय गठबंधन बनाया है। तो कुछ लोगों को ये लगता होगा, हमारे यहां बैठे हुए जो लोग हैं उनको ऐसा लगता होगा, अरे भाई राष्ट्रीय स्तर में चुनाव लड़ना कोई साधारण बात नहीं है। तो हम लोग भी घोषित करना चाहते हैं कि लोकसभा की 500 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 543 लोकसभा की सीटें हैं और 500 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कम नहीं लड़ेंगे। और ये कोई मैं फेंकने के लिए नहीं कह रहा हूं, जैसे नरेंद्र मोदी फेंकता है, जैसे नरेंद्र मोदी फेंकता है ना कि 15 लाख रुपया देंगे। तो अमित शाह जो नरेंद्र मोदी के होम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि ये 15 लाख रुपए की बात एक जुमला थी, ये फेंकने वाली बात थी। ये बात उन्होंने खुद कहा, उनके मिनिस्टर ने कहा। तो इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी जो है ये फेंकू है, फेंकू। गूगल में शब्द डालो फेंकू तो नरेंद्र मोदी का नाम आता है। तो सारे दुनिया के लोगों को मालूम हो गया कि नरेंद्र मोदी फेंकू है। अब देखो दूसरा उदाहरण देता हूं कि बीजेपी वालों ने प्रचार किया था कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े नेता हो गए हैं, दुनिया के सबसे बड़े नेता हो गए हैं। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन का राष्ट्रपति और उसका जो राजदूत है वो बार बार नरेंद्र मोदी को विनती कर रहा है कि आप बड़े नेता हैं, जरा पुतिन को कहिए, टेलीफोन करिए। टेलीफोन वह नहीं कर रहा है, साला बड़का नेता, काहे का बड़का है रे, टेलीफोन वह नहीं कर रहा है। अपने बच्चों को जो वहां पढ़ने के लिए गए, वहां एक बच्चा मारा गया और रशिया के लोगों के सैनिकों ने गोली से मारा। अभी तक रशिया का निषेध तक नहीं किया। शर्म आती है प्रधानमंत्री, ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री। जो ये सारे अखबार कह रहे हैं
कि रशिया के फौजियों ने गोली से मारा। वो तो दुकान में बेचारा खरीदारी करने के लिए गया था, वो कोई यूक्रेन के लोगों के समर्थन के लिए हथियार नहीं उठा रहा था। तो यूक्रेन को युद्ध से बचाने की बात तो छोड़ो, अपने बच्चों को भी बचाने का काम नहीं कर पा रहा। और 15 दिन पहले से मालूम था युद्ध होने वाला है। गवर्नमेंट की सीक्रेट एजेंसियां सो रही थी। क्या कर रही थी सीक्रेट एजेंसियां? अगर सीक्रेट एजेंसियां अगर सरकार को सीक्रेट रिपोर्ट नहीं दे रही थी तो ये फेल्यूर किसका है? तो प्रधानमंत्री का फेल्यूर है। अगर 15 दिन पहले मालूम होता, 15 दिन पहले विद्यार्थियों को कहा होता निकलो। अभी 15,000 विद्यार्थी है उधर कीव में, और वहां से 15,000 विद्यार्थियों को एक साथ निकलने के लिए सरकार कह रही है, कोई साधन उपलब्ध नहीं है वहां से निकलने के लिए। कैसे निकले? -2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री सेल्सियस ठंडी है, माइनस, खून जमने वाली। कैसे निकलेंगे? बोलने के लिए बहुत आसान है, निकलो। अरे तुम्हारा वहां हाई कमिश्नर है, क्या कर रहा है? तो बच्चे कह रहे हैं टेलीफोन ही अटेंड नहीं करता हाई कमिश्नर। मैं सोशल मीडिया में उसकी आवाज सुन रहा था बच्चों की, उसका जो फ्रेंड था जो उसके कमरे में रहता था, क्यों तो टेलीफोन ही नहीं उठाते। नौटंकी प्रधानमंत्री कर रहे कि 4-4 मिनिस्टर भेजे। अरे भेजे क्या करे? भेजने से क्या होगा? यूक्रेन में थोड़ी भेज रहे हो, आसपास के देशों में भेज रहे हो। अरे वहां से कैसे निकलेंगे विद्यार्थी? 15,000 दूसरे देश में आएंगे तब तुम मदद करोगे, वहां से निकलेंगे कैसे? रशिया तुम्हारा मित्र है, यूक्रेन का राष्ट्रपति भी तुम्हारा मित्र है, इसके बावजूद भी तुम ये काम नहीं कर पा रहे हो। दुनिया के बड़ के नेता, रे क्या नालायक नेता है भाई, क्या नालायक नेता है। बीजेपी के लोगों को शर्म लगनी चाहिए। झूठा प्रचार करने में इतने ज्यादा माहिर है बीजेपी वाले, इतना झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, इतना झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। अखबार वाले इनके भोपू है, अखबार वाले इनके भोपू है। भोपू होता है ना, भोपू, बजाओ बजाओ तो भो भो खो करता है, वैसे ये भोपू के जैसा भो 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 करते रहते हैं। तो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ये राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए बनाया, ये फेंकने वाली बात नहीं है। मैं 19 साल की उम्र से काम कर रहा हूं, अभी मेरी उम्र 65 साल की है। 45 साल से जंगे मैदान में हूं, पीछे मुड़कर नहीं गया। 45 साल से हूं, जंगे मैदान में हूं, और ये लड़ाई आप लोगों की लड़ रहा हूं। और 31 राज्यों में 567 जिलों में और 4,000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में, 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में विशाल संगठन खड़ा किया, विशाल संगठन खड़ा किया। और इसका सबूत 2 बार भारत बंद किया। 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने के लिए भारत बंद किया।
इतना भारत बंद किया, इतना बड़ा भारत बंद किया कि नरेंद्र मोदी को संसद में संविधान संशोधन करने के लिए मजबूर किया। रिकॉर्डेड बात बोल रहा हूं, सबूत के साथ बोल रहा हूं, मजबूर किया। नहीं तो नरेंद्र मोदी जानते हो ना कितना अकड़ू आदमी है, अकड़ू समझते हो ना, बहुत अकड़ता है, बहुत अकड़ू आदमी है। दिल्ली के बॉर्डर पर साल भर किसान आंदोलन करते रहे, मगर नरेंद्र मोदी ने उससे कोई बात नहीं की। कानून पीछे लिया, पीछे लेने के बावजूद भी देने के पहले भी बात नहीं किया। इतना अकड़ू आदमी है। मैं देहाती आदमी हूं, आपको बताना चाहता हूं। देहात में कहते हैं, देहात में कहते हैं, मैं भी देहाती हूं, कहते हैं मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। आप लोगों को भी मालूम होगा, मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। और क्या कहते हैं, अरे थोड़ा घी लगाओ भाई, थोड़ा घी लगाओ, नहीं तो सीढ़ी पर बांधेंगे, फिर उसके ऊपर कपड़ा लगाते हैं कोरा, फिर रस्सी से बांधते हैं, साला कहीं खड़ा ना हो जाए, ऐसा खड़ा ना हो जाए। इतना अकड़ता है। तो नरेंद्र मोदी ये मरा हुआ आदमी है, जिंदा नहीं है। देखो, एक तो आदमी शरीर से मरता है और दूसरा आदमी जिसका जमीर मरा हुआ है वो मरता है। वो जिंदा चलते फिरते लाश होता है जिसकी जमीर मरी हुई है। तो इस तरह से ये जो अकड़ू आदमी है इसको हमने सीधा किया और लागू करने के लिए मजबूर किया। इतना विशाल संगठन हमने बनाया। दूसरा, 29 जनवरी 2020 को ये लोग डेली सीए बात करते थे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। हमने सीए के विरोध में भारत बंद किया और जैसे ही भारत बंद किया तब से सीए बोलना ही बंद हो गए। बोलते एकदम बंद हो गया। 440 का करंट का झटका नहीं, 840 के करंट का झटका लगाया, साली बोलती ही बंद हो गई। इतना बड़ा संगठन है, इतना बड़ा विशाल संगठन है। ये चुनाव में जो राजनीतिक नेता है ये 2 महीने के लिए तुम्हारे बीच में आएंगे। मैं चुनाव के पहले भी तुम्हारे बीच में था, चुनाव में भी तुम्हारे बीच में हूं, और चुनाव के बाद 7 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो 8 तारीख को मेरा वीडियो सुन लेना भारत बंद का। 8 तारीख को भारत बंद, जो पेंडिंग हमारा कार्यक्रम है, 8 तारीख को भारत बंद ऐलान किया जाएगा। फिर हमारी लड़ाई जारी ही रहेगी। आपकी लड़ाई तब तक छोड़ी नहीं जाएगी जब तक ये जंग फतेह नहीं की जाएगी। फतेह का मतलब विजय हासिल किए बगैर ये लड़ाई बीच में छोड़ी नहीं जाएगी। 10 साल तक, आने वाले 10 साल तक भारत बंद किया जाएगा। 6 महीने में 1 बार, तो साल में 2 बार, 10 साल में 20 बार। जब 20 बार भारत बंद होगा तो देश में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, तमाम जितने लोग रहते हैं, सभी को मालूम हो जाएगा कि हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब उनको मालूम हो जाएगा कि हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं तो सारे के सारे हमारे समर्थन में खड़े हो जाएंगे। अखबार वाले हमारी खबर छापे या ना छापे, सबको मालूम हो जाएगा कि हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब 85% लोग हमारे समर्थन में खड़े हो जाएंगे
और एक साथ अगर उन्होंने पेशाब भी कर लिया, एक साथ अगर पेशाब कर लिया तो ये सारे लोग पेशाब में बह जाएंगे। इतने लोग हैं हम। तो इसलिए मैं आपको अभी उस समय भी कहूंगा कि एक साथ पेशाब मत करना, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा में जितना फ्लड आता है उससे कई गुना ज्यादा फ्लड आ जाएगा, खतरा बढ़ेगा। तो इसलिए साथियों, मैं आपको अपने अंतर्निहित शक्ति का एहसास करा रहा हूं कि हमारे पास इतनी बड़ी संगठन शक्ति है। दुनिया इस बात को मानती है, स्वीकार करती है कि कोई भी बड़ा बदलाव संगठित शक्ति के बगैर आता नहीं है, और वो संगठित शक्ति हमने निर्माण कर लिया है। आपका एमएलए चुनकर आता है तो ठीक है, नहीं चुनकर आता है तो भी ये लड़ाई, ये जंग जारी रहेगी, मगर आपको चुनकर हर हालत में, हर स्थिति में लाना है, ये ध्यान रखो। साथियों, ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा से संबंधित मैं कुछ समझदारी की बातें आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि भारत में राजनीतिक दल समझदारी की कोई बात हमारे लोगों को बताना नहीं चाहते। वो क्या कहते हैं, जैसे प्रियंका गांधी स्कूटी दूंगी, चलो अगर उसने कहा माइक पर स्कूटी दूंगी, आपने सुन लिया स्कूटी दूंगी, तो इसमें समझदारी की कौन सी बात है? कौन सी बात समझदारी की है? कोई समझदारी की बात? अखिलेश यादव कहता है 1 किलो घी दूंगा। अब महिलाएं किचन में काम करती हैं, पूछता हूं 1 किलो घी से कितना दिन चलेगा? बड़ा परिवार रहेगा तो 1 ही दिन में घी खत्म हो जाएगा है? तो घी दूंगा ऐसा कहने से समझदारी की कौन सी बात समझ में आती है? कोई बात है? कोई बात नहीं। तो इसलिए वो लोग, राजनीतिक दल के लोग, आप लोगों को समझदारी की बात क्यों नहीं बताना चाहते हैं? यह सवाल। क्योंकि इसलिए नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि यदि आप समझदार हो गए तो अगले चुनाव में कहीं दौड़ा दौड़ा कर उनको न मारेंगे, इसलिए उनको डर लगता है साले कहीं दौड़ा दौड़ा कर न मारेंगे। अब केशव प्रसाद मौर्य 2017 के चुनाव में मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट थे और गांव में गए तो मुख्यमंत्री बनने के लिए लोगों ने वोट दिया। अब की बार गांव गए तो उप बन के गए, मुख्यमंत्री बनने के लिए वोट मांगा था, उप बनकर चुप हो गए और चुप होके गांव में गए। जब गांव में गए तो गांव वालों ने कहा उप बनाने के लिए तेरे को हमने वोट दिया था है? तो लोगों ने ऐसे दौड़ाया तो वहां से उसको भागना पड़ा। तो समझदारी कोई राजनीतिक दल आपके अंदर निर्माण नहीं होने देना चाहते हैं। तो समझदारी निर्माण करने वाली कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव का मौका है और लोगों की सुनने की क्षमता ज्यादा है, तो मौका है, फायदा इस बात का उठाकर कुछ समझदारी की बात आपको बताई जाए। पहली समझदारी की बात, गांधी और नेहरू ने आजादी के आंदोलन में कहा था देश की आजादी के लिए लड़ेंगे। तो बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था कि मैं देश में रहने वाले लोगों के आजादी के लिए लड़ूंगा। है दो अलग बातें, देश की आजादी और देश में रहने वाले लोगों की आजादी। हो गया दो बातें अलग अलग। देश की आजादी 15 अगस्त 47 को मिल गई,
और मिलने के बाद आप लोग पुलिस चौकी में एफआईआर नोंद करने के लिए गए, तो पुलिस चौकी के इंचार्ज ने आपकी एफआईआर भी नोंद करने से इनकार कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संवैधानिक अधिकार है नागरिकों का, तब भी क्लास 3 पोस्ट का जो इंचार्ज है उसने एफआईआर आपकी नोंद नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि देश को तो आजादी मिली, मगर देश में रहने वाले लोगों को आजादी नहीं मिली। ये बताने के लिए, ये समझदारी की बात बताने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कोई बताने वाला नहीं है, इसलिए बता रहा। दूसरी बात बताना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने गांधी, नेहरू और अंग्रेजों को कहा आजादी तो मिल गई, मेरे लोगों के आजादी का क्या? मेरे लोगों के आजादी का क्या? एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों के आजादी का क्या? अंग्रेजों को कहा संविधान लागू किए बगैर आपको जाने नहीं देंगे, संविधान लागू करवा। और 46 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। बाबा साहब अंबेडकर बंगाल से संविधान सभा में चुनकर गए और उनको संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई। 395 आर्टिकल का संविधान लिखा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 1952 को संविधान पर अमल करने के लिए पहला लोकसभा का चुनाव हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे। उन्होंने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी और 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए। एससी एसटी की रिजर्व सीटों की मदद से जवाहरलाल नेहरू ने 69.5% सीटों पर कब्जा किया और कब्जा करने के बाद ऐसे ऐसे कानून बनाए कि आज के तारीख में 5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है। पहली पार्टी नेशनल कांग्रेस, चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आकरकर, ये ब्राह्मणों ने बनाई नेशनल कांग्रेस। दूसरी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, श्रीपाद अमृत डांगे, बॉम्बे का, कोकन का कोकनस्थ ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण। तीसरा ब्राह्मण नंबूद्री पाद, उसने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, तीसरा ब्राह्मण। चौथा ब्राह्मण, ये जब आरएसएस के ब्राह्मण ने जनसंघ बनाया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया। जनसंघ का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी बनाया तो उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हुआ। और है ना 5 ब्राह्मण नाम के साथ। साली किसी की औकात है गलत साबित करे? सबूतों के साथ बोल रहा हूं, नाम के साथ बोल रहा हूं। तो इस तरह से 5 नेशनल लेवल की पार्टियां बनाई, 3.5% ब्राह्मण। यदि देश में ईमानदारी से चुनाव हो जाए और ब्राह्मण लोग 3.5% का वोट रखने वाले ब्राह्मण लोग ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ ले तो 3.5% वोटों से क्या पंच चुनकर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आएगा? जो लोग गांव का पंच नहीं चुन सकते वो सरपंच क्या बनाएंगे? जो गांव का सरपंच नहीं बना सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी है ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर
nominated by Brahmins, RSS Brahmins. ये ब्राह्मण लोगों ने नॉमिनेट किया हुआ है। नॉमिनेटेड बाबा साहब आम्बेडकर का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, आपको समझ में नहीं आया होगा। इसका अर्थ नामधारी होता है। अरे महिलाओं को सुनना नहीं है क्या? आपके फायदे की बातें हैं, सुनो, कोई भेजे में डालने वाला नहीं है। नॉमिनेटेड का अर्थ होता